बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। मेरा नाम जन्नत और मेरे भाई का नाम अदनान था। हम दोनों ही यतीम थे। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और उनके मरने के बाद मेरे भाई अदनान ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने मुझे तालीम भी दिलवाई, लेकिन मैं ज्यादा देर तक पढ़ाई का सिलसिला जारी ना रख सकी क्योंकि अखराजात बहुत बढ़ गए थे। इसी वजह से मैंने पढ़ाई का सिलसिला खुद ही खत्म कर दिया, भाई को ये कहकर कि मुझे मजीद नहीं पढ़ना और मुझसे पढ़ा नहीं जाता। भाई ने पहले पहल जोर दिया कि वो कुछ न कुछ कर लेंगे। जब इन्हें फैक्ट्री से शाम 4 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद भी वो मेरी खातिर कहीं पर काम कर लेंगे, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया। और फिर मेरी मुसलसल जिद की वजह से इन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और मुझे घर बैठा लिया। मुझे बहुत शौक था भाई की शादी का, इसी वजह से मैंने भाई को कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन भाई ने कहा कि जन्नत, मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगा, फिर अपने लिए कोई लड़की देखूंगा। इस बार भी मैंने भाई से जिद लगा ली कि नहीं, पहले मैंने आपकी शादी देखनी है। अगर पहले मेरी शादी हो गई तो मैं अपने घर में मसरूफ हो जाऊंगी और आपकी शादी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकूं। इस बार भाई ने मेरी बात मान ली और फिर उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली औरत को कहकर एक मुनासिब लड़की से शादी करी। भाई की शादी के बाद तो घर में जैसे खुशियां लौट आई थी। भाभी के आने से मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। मेरे भाई की शादी को अभी बामुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था कि भाभी ने हनीमून के लिए अमेरिका जाने की ख्वाहिश जाहिर। उनकी बात सुनकर हम परेशान हो गए। भाभी ने ये भी नहीं सोचा कि भाई के हालात ऐसे ना थे कि वो इन्हें अमेरिका ले जा सके। भाई ने कहा कि अभी कुछ वक्त इंतजार कर लो, मैं पैसे जमा कर लूं, फिर अगले साल हम लाजमी चलेंगे। मेरे भाई ने नरमी से भाभी को समझाया, लेकिन भाभी तो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्होंने भाई से कहा कि उन्हें अमेरिका देखने का बहुत शौक है और वो लाजमी जाएंगे। भाभी की बात सुनकर भाई परेशान हो गए। इससे पहले कि ये बात एक झगड़े की सूरत अख्तियार करती, भाभी ने खुद ही इसकी एक तजवीज पेश कर दी, लेकिन उनकी बात सुनकर हम दोनों बहन भाई हैरान रह गए। मैंने हैरत और बेयकीनी से भाभी को देखा जो अपनी बात कहकर पुरसुकून से खड़ी थी। हमें उनकी बात सुनकर झटका लगा। भाई और मैं कुछ बोले नहीं थे, वो शायद हमारी हालत समझ चुकी थी। भाभी ने कहा कि उनके वालिद बड़े बिजनेसमैन हैं और महीने के लाखों कमाते हैं। अब ये सारा खर्चा उनके वालिद यानी मेरे भाई के ससुर करेंगे और इन्हें इस बात से कोई एतराज भी नहीं है। वो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। फिर उसी शाम मेरे भाई के ससुर हमारे घर आए और एक बहुत बड़ी रकम मेरे भाई को देकर कहा कि जाओ मेरी बेटी को अमेरिका घुमा कर लाओ। उस वक्त भाई और मैं एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब सवाए चुप रहने के हमारे पास कोई दूसरा चारा ना था, क्योंकि भाभी के तेवर बता रहे थे कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं है। मेरे भाई के ससुर पैसे देकर अपने घर जा चुके थे। भाई ने हामी भी भर ली थी। अगले चंद दिनों में ही उनके अमेरिका जाने का सारा इंतजाम हो चुका था, मगर मेरा भाई खुश नहीं था। वीजा और टिकट सब कंफर्म हो चुके थे। ठीक 1 हफ्ते बाद भाई और भाभी की फ्लाइट, मगर भाई काफी उदास रहने लगा था, जबकि भाभी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो तो बेहद खुश थी। उनको खुश देखकर मैंने अपने भाई से दरख्वास्त की कि भाभी की खुशी की खातिर अपना मूड ठीक कर ले, और फिर ना चाहते हुए भी भाई मेरी बात मान गए। 1 हफ्ता पलक झपके गुजर गया और वो दिन भी आ ही गया जब उनकी फ्लाइट। भाभी के घर वाले भी मिलने आए हुए थे। वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। भाई के जाने के बाद मैंने घर में अकेले हो जाना था। भाई ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो ये घर बंद करके अपनी खाला के पास चली जाऊँ, लेकिन मैं अकेले रहने की आदी थी, इसलिए इन्हें मुतमईन कर दिया कि मैं अकेली रह लूंगी। वैसे तो मैं डरपोक हरगिज नहीं थी, लेकिन भाई के जाने के बाद मेरे साथ ऐसे वाकयात हो रहे थे कि मैं चाह कर भी अपने खौफ पर काबू नहीं पा रही। अक्सर मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी मुझे लगता है कि घर में कोई साया घूम रहा है। एक रोज तो मैंने वो साया अपने बहुत करीब देखा। उस रोज मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने डरते डरते किचन से फल काटने वाला चाकू उठाया और एहतियातन दरवाजे की जानब बढ़ी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरान हुई, क्योंकि मुझे बिला वजह वहम नहीं होते थे। मैं बचपन से ही घर में अकेली रहती थी। भाई तो अपने काम पर चले जाया करते थे, पीछे मैं घर पर अकेली ही होती थी, लेकिन आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपने डर पर काबू पाया और उसे महज अपना वहम गुमान कर दिया। अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और खुद अपने कमरे में आ गई। उस रात मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था। सुबह होते ही मैंने अपने भाई से उनके अमेरिका वाला नंबर पर कॉल की, ताकि मैं इन्हें रात के बारे में बात
बता सकूं, लेकिन मुसलसल कॉल करने के बावजूद उनका नंबर बंद जा रहा था और ये चीज मुझे मजीद परेशान कर रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि भाई का नंबर बंद हो। मेरी उनसे रोज बात होती थी। अब इस बात को 3 दिन गुजर गए और मेरे भाई और भाभी से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। मुझे अब परेशानी ने आन घेरा। ये चीज मुझे बेहद परेशान कर रही थी। अब मुझे बस भाई और भाभी की वापसी का इंतजार था। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी कि अचानक से कोई धड़ाधड़ दरवाजा बजा रहा था। एकदम से शोर शराबे पर मैं घबरा गई। मैंने दुपट्टा सर पर टिकाए बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, वहाँ से अचानक मेरी भाभी को देखकर मेरी आंखें हैरत से फट गई, क्योंकि अभी उनकी वापसी का वक्त नहीं हुआ था। भाई और भाभी की वापसी की टिकट 10 दिन बाद की थी, लेकिन 10 दिन पहले ही वो घर आ गई थी। उन्हें देखकर मैं हैरान हो गई। भाभी ने घर के अंदर आते ही मुझे कहा कि मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर दूं। मुझे भाभी की ये हरकत बहुत अजीब लगी और असल झटका तो तब लगा जब भाभी चुपचाप अपने कमरे में चली। मैंने दरवाजा दोबारा खोला और दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे भाई कहीं भी नजर न आया और मैं हैरान और परेशान से दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गई। भाभी अभी अपने कमरे में थी। मैंने जाके कमरे का दरवाजा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। मैंने बार बार दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। आखिरकार भाभी इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई और भाई जाने कहाँ था और आते ही वो कमरे में क्यों बंद हो गई। मुझे भाभी का ये रवैया बेहद अजीब लगा था और मैं काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो बाहर ना आई। मेरे दिमाग में हजारों वसवसे आने लगे, लेकिन एक मेरी भाभी थी जिसने सीधे मुंह बताना तो दूर, सलाम दुआ लेने की भी तकल्लुफ नहीं किया। कुछ देर बाद मजबूरन मैं अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैंने भाई का नंबर मिलाना शुरू किया, लेकिन पिछले कई दिनों की तरह आज भी उनका नंबर बंद जा रहा था। अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी। मैंने सारी रात जाकर गुजारी, क्योंकि मेरी भाभी आ गई थी लेकिन मेरे भाई भी नहीं आए थे। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो दोनों साथ गए थे और अब अचानक वो अकेली वापस आ गई। और तो और भाई का नंबर तक नहीं मिल रहा था। सारी रात परेशानी में गुजारने के बाद सुबह होते ही मैं वापस भाभी के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला तो सामने खड़ी भाभी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखें हैरत और बेयकीनी की वजह से साकत हो गई थी। जो मंजर मुझे नजर आ रहा था वो मंजर दिल दहला देने वाला था। इस मंजर को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेयकीनी से अपनी भाभी का कटा हुआ एक हाथ देखा। भाभी ने अपना हाथ चादर से बाहर निकाला हुआ था और फिर जब भाभी को देखा तो वो भी रो रही, क्योंकि अब उनका एक हाथ कट चुका था। मैं आगे बढ़ी और भाभी को गले से लगा लिया और वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। उनके जिस्म का एक हिस्सा तन से जुदा हो गया था। तकलीफ तो होनी थी ना, मुझे तो देखकर इतनी तकलीफ हो रही थी। वो तो इस दर्द को महसूस कर रही थी। मैं उनसे अलग हुई और उनसे पूछा कि उनका हाथ कैसे कटा है। वो मुझे लिए अंदर दाखिल हुई और मुझे सोफे पर बिठाते हुए कहने लगी, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसे बहुत तहम्मुल और ठंडे दिमाग से सुनना और मुझे समझने की कोशिश करना। कि तमहीद बांधने पर मेरे हाथ पैर लरसने लगे। भाभी की हालत देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेरी भाभी अभी भी रो रही थी और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई उसे सुनने के बाद मेरे सर पर सातों आसमान एक साथ आन गिरे। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। भाभी रो रो कर बता रही थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे आगे सब ड्रामा किया। तुम्हारे भाई के कहने पर मैंने अपने बाप से अमेरिका जाने के लिए पैसे मांगे और तुम्हें कहा कि मैं खुद अमेरिका जाना चाहती हूँ, जबकि ये सारा मंसूबा तुम्हारे भाई का था। तुम्हारे भाई ने पहले से ही मंसूबा बनाया हुआ था। उसने मुझे बलि का बकरा बनाया हुआ था। वहाँ जाते ही तुम्हारे भाई ने मुझे वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया कि वो वहाँ मुझे क्यों लेकर गया है। मैं रोती हुई उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक बात न मानी। भाभी को देखकर मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहाँ तुम्हारा भाई मुझे नबीना बनाकर मुझसे भीख मंगवाता था। मैं रोती चिल्लाती तो वो मुझे मारता पीटता था। अपने लालच में उसने मुझसे मेरी इज्जत, वकार सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारा भाई एक नहायत ही घटिया इंसान है। वो बस लालची इंसान है। उसने तो मुझसे शादी भी अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए की थी और ये तो मेरी गलतफहमी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। असल में तो वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर हो गया था और वहाँ पर मुझसे भीख मंगवाता था। भाभी रोते हुए बता रही थी कि एक रोज वहाँ की हुकूमत को पता चल गया, उसी वजह से तुम्हारा भाई पकड़ा गया था, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वहाँ पर पुलिस वालों ने से झगड़ा करके भागने लगा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी और वो वहीं पर दम तोड़ गया।
मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग आई हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम रही है। दिमाग से करने लगा था। ये सब सुनने से पहले ही मैं मर क्यों न गई। भाभी आगे भी कुछ बोल रही थी, लेकिन उनकी मजीद कोई भी बात सुनने की मुझ में हिम्मत ना थी। मैं बहुत रोई। इतना शफीक भाई का ये दरिंदा सिफ्त रूप देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल भी गम से फटने के करीब था। भला मेरा भाई ऐसा कब था? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। कुछ दिन तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि मुझसे भाभी का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। कुछ दिनों बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो खाना बनाने का सोचा। मैंने सोच लिया था कि भाभी को मुकम्मल आराम दूंगी और जो कुछ उनके साथ हो चुका है अब उसके बाद मैं उन्हें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं भाभी के कमरे की जानिब बढ़ी तो उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मुझे जिंदगी का एक और झटका लगा। मेरी जिंदगी में और कितने ऐसे झटके बाकी थे। वो फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी और यहाँ आकर मेरे दिमाग ने जैसे काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भाभी की बातों पर यकीन करके मैंने बहुत गलत किया है। अब मुझे भाभी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन शायद मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे हैरत हुई इस बात पर, क्योंकि मेरा भाई तो बचपन से ही गैरतमंद इंसान था। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी इज्जत को नीलाम करता? फिर मैं चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में वापस लौट आई। अब मुझे कुछ सोचना था। कुछ तो था जो मेरी नजरों से ओझल था। एक दिन फिर से बातों को पस्से पुश्त डालते हुए मैं भाभी के पास आ गई। वो अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उनका अंदाज, उनका रवैया मुझे काफी मशकूक लगा। भला जिस औरत का शौहर फौत हो गया हो और उसका हाथ कट गया हो, वो इस कदर नॉर्मल कैसे हो सकती है? जबकि भाभी ने तो मुझे कहा था कि वो अपने कमरे में इद्दत में बैठी हुई है। और अब मुझे हैरत हुई थी जब भाभी को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना, तो मुझे यकीन होने लगा कि भाभी ने कुछ न कुछ छुपा रही है और उन्होंने मुझसे सब झूठ बोला होगा। न जाने मेरा भाई जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये सोच सोच कर मुझे परेशानी लाहक हो रही थी। अगले दिन मैं भाभी के पास गई और उनसे जाकर पूछा कि उनका हाथ कैसे कटा था। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और मेरा शक मजीद गहरा हो गया। उन्होंने टाल मटोल की और सही जवाब न दिया। उनका हाथ कैसे कटा था वो बस मेरे सामने रोने लगी और यहाँ आकर मैं बेबस हो गई और उठकर चली गई। मजीद कुछ दिन गुजरे तो मैंने भाभी से पूछा कि बताएं आखिर इनके साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि उनका हाथ कट गया। उन्होंने कहा कि एक रोज मैंने भीख मांगने से इनकार कर दिया था, बस इसी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरा हाथ काट कर मुझे इस बात की सजा दी और धमकी भी दी थी कि अगर मैं दोबारा ऐसा इनकार करूंगी तो वो मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाभी की ये बात सुनकर मुझे खुद यकीन नहीं आया, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी थी और इसी वजह से मैं चुप होकर रह गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर चुके थे और भाभी को देखकर ऐसे लगता था जैसे कुछ हुआ भी ना हो। एक तो उनका रवैया मशकूक था, दूसरा अब वो काफी नॉर्मल हो गई थी, ऐसे जैसे उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई हो। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी भाभी ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया। वो रात होते ही घर से बाहर निकल जाती और तकरीबन सुबह फजर से पहले घर वापस लौट आती। ये कितने दिनों से चल रहा था। मैं हैरान थी कि वो अकेले में कहाँ जाती है। एक दिन सोचा कि मैं खुद जाकर पता लगाऊं कि आखिर वो आधी रात को जाती कहाँ है। मैंने अपने तरीके से सब कुछ पता लगाने की कोशिश की और फिर चंद दिनों में ही मैं कामयाब हो। मैंने भाभी का पीछा करना चाहा तो वो एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि वहाँ एक काले रंग की गाड़ी आकर और भाभी ने चोरों की तरह नजरें घुमाई और यहाँ वहाँ देखने लगी। मैं वहाँ मौजूद एक दरख्त के पीछे छुप गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि उसे किसी ने नहीं देखा तो इस गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। उस दिन तो मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं कुछ पता लगा सकती, क्योंकि मेरे पास उनका पीछा करने के लिए कोई सवारी मौजूद न थी। अगले 2-3 दिन मैंने देखा कि वो हर रोज यही अमल दोहराती रहती है। एक दिन मैंने सच जानने के लिए ठान ली और सुबह ही एक गाड़ी एक दिन के लिए किराए पर ले ली। गाड़ी वाले को वक्त भी बता दिया ताकि कोई मसला पेश ना हो। रात को जैसे ही मेरी भाभी घर से निकली मैंने फौरन उसका पीछा किया। गाड़ी वाला आ चुका था। उसने गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी कर दी ताकि भाभी को पता न चल सके। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी मैं भी फौरन अपनी गाड़ी में बैठ गई और फिर जल्द ही हमारी गाड़ी उनके पीछे चलने लगी, कुछ इस तरीके से कि इन्हें इल्म ना हो सका कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो गाड़ी एक बहुत बड़े ही बंगले के सामने जाकर रुकी तो मैं हैरान होगी, भला इतने बड़े बंगले में भाभी का क्या काम था। खैर मैंने गाड़ी वाले को
वहीं रुकने का बोला और खुद छुपती छिपाती भाभी के पीछे चल पड़ी। भाभी घर के अंदर चली गई, मगर आगे का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। उस बंगले में तो वही आदमी मौजूद था जो भाभी का बाप बनकर हमारे घर आया था। वो दोनों एक कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं दरवाजे के पीछे छुपी रही। जब कुछ ही देर में वो लोग कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने मुकम्मल काले लिबास में खुद को छुपा रखा था, यहाँ तक के चेहरे पर भी मास्क से ढांपे हुए थे। मुझे किसी गड़बड़ होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं चुपचाप छुपी रही। जब वो लोग वापस इसी काली गाड़ी में बैठकर चले गए तो मैंने फौरन अपनी गाड़ी वाले को कहा कि इनका पीछा करो। वो लोग अब एक सफेद महल नुमा बंगले के सामने गाड़ी रोक चुके थे और फिर वो गाड़ी से निकले और जैसे ही उन्होंने अपनी पुश्त से एक गन निकाली तब मेरे होश उड़ गए। वो दोनों अब सबसे नजरें बचाते हुए अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। ये देखकर मैं हैरान और परेशान हो रही। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि इतना तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वो दोनों कोई ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई और इन दोनों को उनके नापाक अजाइम में कामयाब होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। भाभी का घुनौना चेहरा सामने आया तो मुझे भाई की फिक्र सताने लगी। मैंने पुलिस वालों को सब बता दिया और कहा कि भाभी तो अमेरिका से वापस आ चुकी है, लेकिन मेरे भाई का कोई अता पता नहीं। पुलिस इन दोनों को थाने लेकर गई और फिर इनसे जब तफ्तीश की तो पता चला कि वो दोनों बहुत बड़े चोर थे। एक बहुत बड़ा गैंग था जिसके वो दोनों सरबराह थे। वो लोग अमीर लोगों के घर चोरी और अमीर लोगों से फ्रॉड किया करते थे। मेरे भाई से शादी भी उन्होंने इसी वजह से की थी और जो कुछ मेरी भाभी ने मुझे बताया था वो सब झूठ था, बल्कि उनका मंसूबा था कि वो मेरे भाई को अमेरिका लेकर जाकर अपाहिज कर देंगे और वहाँ के लोगों से मदद के बहाने बहुत सा पैसा इकट्ठा करेंगे। मगर वहाँ पर मेरे भाई इनके काबू ना आया और उसने कहा कि वो ये सब पुलिस को बता देगा। तब भाभी और उनके बाप ने उन्हें वहीं पर कैद कर लिया। फिर एक रोज भाभी वहाँ एक शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिसके नतीजे में वहाँ की पुलिस ने सजा के तौर पर उनका एक हाथ काट दिया और उनका वीजा कैंसिल करके उन तीनों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ की पुलिस ने उन्हें उम्र भर की कैद ना किया। अब सवाल ये था कि मेरा भाई कहाँ था। भाभी ने तो कहा था कि वो मर गया। जब पुलिस वालों ने अपने तरीके से पूछा तो भाभी ने बताया कि उसने मेरे भाई को अपने बाप के घर में कैद किया हुआ है, क्योंकि इसी की वजह से उनका मंसूबा नाकाम हुआ था। कुछ ही देर में हम भाभी के घर पहुंचे और मैंने अपने भाई को आजाद करवाया। मेरा भाई ने आजाद होते ही इस मक्कार औरत को तलाक दे दी और फिर हम अपने छोटे से घर में वापस आ गए। पुलिस वालों ने मेरी भाभी और उसके बाप को जेल में बंद कर दिया। मेरा भाई इतने दिन कैद में रहने की वजह से काफी कमजोर हो गया था और बीमार भी। मैंने अपने भाई का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने कहा कि अब वो पहले मेरी शादी करेगा और फिर अपने बारे में सोचेगा। मेरा रिश्ता मेरी पड़ोसन ने अपने बेटे के लिए मांग लिया। आजकल मेरी शादी की तैयारियां चल रही। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, जिसने हमें ऐसे बुरे लोगों से बचाकर हम पर बहुत बड़ा करम कर दिया था।